इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इस पे कुछ क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, हो सकता है हेल्पफुल हो आपको एग्ज़ाम्स के लिए, लेकिन ये बहरहाल ये यही एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं। तो आप क्वेश्चन दे करके जस्ट टेक योर टाइम, आप पहले खुद से सॉल्व करें, जब नहीं सॉल्व होगा तब आप सॉल्यूशन देख सकते हैं, राइट। तो अगला क्वेश्चन जो है, जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है वो ये है, देखिए क्या है क्यूब ऑफ यूनिट वॉल्यूम, कोई आप क्यूब बना सकते हो, मैं बहुत इजी वे में समझा रहा हूँ, चीज़ों को समझते जाइएगा, ठीक है ना। जैसे ये कोई यूनिट वॉल्यूम का क्यूब है, मैं लिख दे रहा हूँ जैसे वॉल्यूम इज़ 1 मीटर क्यूब, या कोई ले सकते हैं, या मैं 1 मीटर क्यूब ले रहा हूँ, ठीक है। एंड इट कंटेन्स दिस मच फोटोन्स, यानी नंबर ऑफ फोटोन्स जो है दिस इज़ इक्वल टू 35 इंटू 10⁻⁷, राइट। और फ्रीक्वेंसी आपको दे रखा है न्यू, या इसको आप एफ भी लिख सकते हैं, this is equal to 10⁻15 hertz. If the energy of all the photons is viewed as the average energy being contained in the electromagnetic waves within the same volume, then the amplitude of the magnetic field, यानी magnetic field की जो वैल्यू है, ये कह रहा है कि this is coming out to be alpha into 10⁻⁹ टेस्ला। ये न्यूमेरिकल वैल्यू वाला क्वेश्चन है, जिसमें अल्फ़ा की वैल्यू आपको पता नहीं, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, दैट यू हैव टू फाइंड आउट कि अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, ठीक है ना। दिस इज द क्वेश्चन। एंड टेकिंग परमेबिलिटी वगैरह वैल्यू दे रखा है, म्यू नॉट दे रखा है आपको, एच की वैल्यू भी गिवन है और पाई की वैल्यू भी दे रखा है। अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा इसका पॉइंट हम लोग बढ़ा लेते हैं, इसलिए इसको देखता हूँ मैं, लेट्स टेक इट एज ग्रीन, राइट। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि जो एवरेज एनर्जी डेंसिटी आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, दिस इज कमिंग आउट टू बी हाफ B0² बाई म्यू नॉट, क्लियर। दिस इज द एवरेज एनर्जी डेंसिटी, और एवरेज एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या होता है, दिस इज टोटल एनर्जी बाय वॉल्यूम, राइट। वॉल्यूम यहाँ 1 मीटर क्यूब है, दैट मीन्स के जो U वैल्यू आपके पास आ रही है दिस इज इक्वल टू सिंपली E, यानी ये वैल्यू मैं इक्वेट कर सकता हूँ हाफ B0² बाई म्यू नॉट इक्वल टू E। तो इनको जब आप इक्वेट करोगे, और E क्या है, E इज़ द एनर्जी ऑफ द फोटोन्स, टोटल एनर्जी, आप उसकी लिखोगे NH न्यू। एक फोटोन की एनर्जी होती है H न्यू, यहाँ पे N फोटोन्स हैं, तो टोटल एनर्जी जो इस क्यूब में है दैट इज़ इक्वल टू NH न्यू, है ना। अब यहाँ से B0² की वैल्यू देखो क्या आएगी, दिस इज इक्वल टू B0² में ये 2 म्यू नॉट इधर चला जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू 2 म्यू नॉट NH, और ये है न्यू। अब कुछ नहीं करना है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, आप इसको जस्ट वैल्यूज़ पुट करेंगे, आप यहाँ पे सारी वैल्यूज़ यहाँ पे गिवन है, जस्ट पुट द वैल्यूज़ एंड सॉल्व इट, यू विल गेट द आंसर। तो थोड़ा बहुत मैं आपके साथ ट्राई करता हूँ। दिस इज़ 2 म्यू नॉट कितना दे रखा है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, और n कितना है, नंबर ऑफ फोटोन्स इज कमिंग आउट टू बी 35 इंटू 10⁻⁷, क्लियर। एंड h क्या है, h इज़ गिवन टू यू एज 6 इंटू 10⁻⁻34 है, राइट। एंड नेक्स्ट इज न्यू आपको दे रखा है 10⁻15, ठीक है ना। सो दिस इज़ दी वैल्यू गिवन टू यू। अब एक चीज़ आप देखो, इसमें अगर मैं पाई की वैल्यू हटा दूँ, दिस इज़ कमिंग आउट टू, मैं पाई काट करके कर सकता हूँ, मैं पाई काट करके यहाँ लिख रहा हूँ, पाई कितना दे रखा है, पाई की वैल्यू इसने दे रखा है क्वेश्चन में 22/7, लेट्स पुट इट ओवर ईयर, यहाँ से पाई हटा दिया ना, पाई की वैल्यू यहाँ पुट कर दिया है, ठीक है, इसको हटा दे रहा हूँ मैं। अब आप देखो तो ये हो जाएगा 7 5 35, ये 10⁻, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँ, ये 10⁻⁻7 और 10⁻+7 कैंसिल हो जाएगा, राइट। इसके बाद आप ज़रा देखो और क्या है, हाँ 2 इंटू ये वाला 5 10, तो ये 2 5 इसको मैं हटा दे रहा हूँ, 2 इंटू 5 10, और इस 10 की जगह यहाँ पे मैं 15 की जगह 16 कर दे रहा हूँ, है ना, एक 10 यहाँ ऐड हो जाएगा, तो दिस 10⁻16, क्लियर है। अब आप देखो पावर में क्या बच रहा है, पहले मैं देख लूँ बाकी, यहाँ पे 4 बचा हुआ है, और कौन सा नंबर है यहाँ पे, 6 है रिमेनिंग, 4 इंटू 6, बाकी बीच में तो कोई नंबर नहीं है, 4 इंटू 6 इंटू 22,
और इनटू 10 की पावर देख लीजिए, यहाँ पे 16 प्लस है और ये -34, तो कितना आ जाएगा, -18 आएगा ये। सो दिस इज़ B0² क्लियर है। अब आप देखो तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 इंटू 22, 24 इंटू 22, तो 24 टू द 48, ये हो जाएगा 528। सो दिस इज़ कमिंग आउट टू बी 528 इंटू 10 टू द पावर -18। ये B0² है, तो अगर मुझे B0 चाहिए तो वी हैव टू टेक द स्क्वायर रूट ऑफ दिस। एंड हम लोग जानते हैं कि 529 का जो स्क्वायर रूट होता है दिस इज़ 23। दिस इज़ वेरी क्लोज टू दिस 528, 529 ऑलमोस्ट क्लोज ही, बहुत ही क्लोज है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 23, यानी इसका स्क्वायर रूट रफली 23 हो गया, एंड 10 टू द पावर -18 का 10 टू द पावर -9 होगा। ठीक है, ये B0 की वैल्यू आ रही है। अब आप कंपेयर कर लो इससे, आंसर में दे रखा है कि जो B0 की वैल्यू आनी चाहिए जैसे इक्वल टू अल्फ़ा इंटू 10 टू द पावर -9, ये वैल्यू तुम्हारे पास है, कंपेयर करो तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 23, राइट। सो अल्फ़ा इज़ 23, दिस इज द आंसर। कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, पहले पढ़ लीजिए आप, मैं थोड़ा मुझे लगता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन है, यानी मोर देन वन करेक्ट हो सकता है, तो लेट्स सॉल्व इट केयरफुली। थोड़ा सा मैं तो छोटा कर लूँ ताकि मुझे स्पेस मिल जाए सॉल्व करने का, ठीक है ना, आप लोगों को छोटा नहीं होना चाहिए बहुत ज़्यादा। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ। अगले असल में जाऊँगा नेक्स्ट स्लाइड पे ना, तो ये फिर क्वेश्चन बार बार मुझे देखना पड़ेगा। एनीवेज मैं ट्राई करता हूँ सॉल्व करने का ऐसे। तो अब देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेटिंग इन अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। पहली बात याद रखिएगा कि ये जो वेव प्रोपेगेट कर रहा हो किस में है, वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम में। वैसे हम लोग जानते हैं कि जो रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में, इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू सी क्रॉस बी। ये अगर एयर में ट्रैवल कर रहा होगा तो मैं सी लूँगा, लेकिन अगर मैं जनरल कर लूँ किसी और मीडियम में ट्रैवल कर रहा होगा तो ई की वैल्यू मैं क्या लूँगा, दिस इज इक्वल टू वी क्रॉस बी। ठीक है ना ये, और बी का जो ये सब एक्सप्रेशन याद आई, बस मैं यहाँ ड्राइव करने नहीं जा रहा हूँ, ये सारे एक्सप्रेशन आपको याद होने चाहिए। और बी अगर निकालना हो तो दिस इक्वल टू 1/v², और ये हो जाएगा v क्रॉस ई। ये दो रिलेशन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। दूसरी बात कि जो v का रिलेशन होता है स्पीड ऑफ वेव क्या क्या होता है, ω/k, ये होता है, आपको मालूम है। एंड जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आगे ये सब चीज़ें आ रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड दिस मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय दिस। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इतना दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन और ऑप्शंस इज और आर करेक्ट, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज दिस मच गिवन टू यू। अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड का वाई कंपोनेंट है, वेव इज पोलराइज्ड इन द एक्स वाई प्लेन विद पोलराइजेशन एंगल दिस, ये भी दिया हुआ है। मैं ये नहीं करूँगा ये सब सही है, मुझे ये चेक करना है, यानी ठीक है ना, ये सारे चीज़, ये चार ऑप्शन है बेसिकली। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज 2। तो एक एक करके मुझे चेक करना होगा, एडवांस क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं, तो मुझे एक एक करके चेक करना होगा कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा गलत है, बहुत ही पेशेंटली। तो अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग जानते हैं क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। क्लियर है। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मुझे देखिए करना क्या होगा, फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट, हर जगह से वी क्या यूज़ हो रहा है, तो वी हैव टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ वेव इन दिस इक्वेशन। अब देखिए इसमें क्या है कि टी के साथ जो कुछ होता है साइन के बाद, ये यहाँ से यहाँ तक ये आपका ओमेगा है, राइट। और k क्या है, 2π इंटू दिस, क्योंकि z के साथ ये असल में वेव किधर मूव कर रहा है, अलॉन्ग पॉजिटिव z एक्सिस। तो आपको मालूम ही सारी चीज़ें, तो मैं यहाँ निकाल रहा हूँ v इज इक्वल टू ω/k। ओमेगा कितना आ रहा है, ओमेगा है 2π इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर 14। ठीक है, और k क्या है, k है देखिए 2π इसमें भी आएगा, क्योंकि z या x या y का जो भी कोफिशिएंट होता है वो आपका k आ जाएगा साइन के बाद जो अंदर होता है फेज़ में। सो दिस इज 2π इंटू 10 टू द पावर 7/3 है, तो ये 3 ऊपर चला जाता है, मैं यहाँ देख रहा हूँ। क्लियर, ये 2π जो कैंसिल हो गया, तो यहाँ जो v की वैल्यू आ रही है दिस इज़ कमिंग आउट टू बी 15
5 × 3 15 और 10 to the power 14 - 7 is 7, इतना मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, मैं इसको नहीं रख रहा हूँ, दिस इज़ 15। ये हो गया स्पीड ऑफ वेव इन दी मीडियम, जो डायरेक्टली मीडियम में दे रखा है। अब आपसे यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में निकाल ही लो, तो v होता है c बाई म्यू होता है c बाई v, तो c आपका आ रहा है, तो c कितना दे रखा है, आप इसको ऐसे कर सकते हो 3, बल्कि 30 कर लेता हूँ मैं, 30 × 10 to the power 7, एक्चुअल में 3 × 10 to the power 8 है, तो यहाँ का एक 10 इधर ले लिया मैं, तो 30 हो गया, और डिवाइड बाई जो v आया है वो हमारा है 15 × 10 to the power 7, ये कैंसिल हो गया, 15 to the 30, तो म्यू की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 2, है कि नहीं। तो यानी ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, डी इज़ करेक्ट। और देखिए यहाँ आंसर दे भी रखा है, यहाँ पे आंसर देखिए यहाँ गया है डी, तो डी करेक्ट है इसमें। तो चलिए एक ही तो आ गया हमारे पास, अब आगे मूव करते हैं। आगे क्या है, मुझे निकालना है बी एक्स एंड बी वाई। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान समझ लो उसको, इसमें ई की वैल्यू क्या दे रखा है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। होता क्या है, एक्सप्रेशन किस टाइप का होता है, एक्सप्रेशन जो होता है वो होता है ई इज इक्वल टू वेव का एक्सप्रेशन कितना होता है, दिस इज ई नॉट, ठीक है, और यहाँ होगा साइन, आप लिख सकते हो ओमेगा टी माइनस यहाँ के जेड कर सकते हैं, ऐसे है ना, क्लियर। तो ये जो ई नॉट वेक्टर हमारे पास है वो देखिए मैं क्या यहाँ लिखा रहा हूँ, खुद ध्यान समझना। ई नॉट वेक्टर जो है वो क्या है, 30 × 2 एक्स कैप, उसको हम आई कैप भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 60 आई कैप प्लस 30 × वाई कैप, दैट इज 30 जे कैप, ये है, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। और याद रखिएगा कि पोलराइजेशन में जो डायरेक्शन होता है ना, डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब चूंकि यहाँ एक्स एक्सिस के साथ एंगल ये बता रहा है कि 30 डिग्री है, तो लेट्स चेक इट आउट। तो ये जब वेक्टर हम ड्रॉ करेंगे, तो देखिए वेक्टर कैसे ड्रॉ करेंगे, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यानी आई कैप है, तो आई में 60 है और जे में 30 है, तो ये कुछ ऐसा बन रहा है, एंड दिस एंगल इज 30, तो ये आपका आ रहा है 60 और ये कितना आ रहा है 30, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से, tan थीटा इज कमिंग आउट टू बी 30/60 यानी हाफ। और हम जानते हैं कि tan 30 जो होता है, क्योंकि यहाँ एंगल वो 30 डिग्री था, तो tan 30 कितना होता है 1/√3, तो ऑब्वियसली हमारा जो एंगल आ रहा है 1/2 आ रहा है, और ये 30 होना चाहिए 1/√3, तो ये दोनों बराबर तो है नहीं, इसका मतलब जो पोलराइजेशन का एंगल है इट इज़ थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 विच इज़ ऑफ कोर्स नॉट इक्वल टू 30 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि ये सी जो है ये रॉन्ग, सी ऑप्शन सही नहीं। अब आइए इसको मैं चेक करता हूँ। तो थोड़ा सा मैं इसको चलिए केयरफुली सॉल्व करता हूँ, ऐसी स्पेस में मुझे यूज़ करना होगा। चलिए बाकी सारी चीज़ें मुझे पता ही है, म्यू आ ही गया है, इसको मैं मिटाता हूँ। लेट्स टेक्स, हाँ चलिए वाई ले लेता हूँ। अब मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है बी की वैल्यू। तो बी के लिए देखिए हम एक्सप्रेशन यूज़ करने जा रहे हैं दिस वन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो इसमें क्या होता है, बी इज इक्वल टू, बी निकालना है मुझे, तो 1/v² है कि नहीं, और ये हो जाएगा v, और ये है आपका e, ठीक है। तो इसमें जो वैल्यू हमारे पास आने जा रही है, ज़रा देखो इसको ध्यान से, ये हो जाएगा आपका v कितना है हमारे पास, और v का डायरेक्शन क्या है, जो लाइट की स्पीड है वो किधर जा रही है, वो जा रही है हमारी z डायरेक्शन में, यानी k डायरेक्शन में। तो मैं इसे लिखूँगा, इसे लिख सकता हूँ v k कैप डिवाइड बाई v² क्रॉस, और ये e क्या आ रहा है, e इज़ कमिंग आउट टू बी कितना है 60 आई, और ये है आपका प्लस 30 जे, राइट, ए है ना, ये तो क्रॉस में है ही। अब आप ज़रा देखो, ये एक भी तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, सो 1/v मैं बाहर ले लेता हूँ,
इसके बाद रहा देखिए 60 के क्रॉस आई क्या होगा, के क्रॉस आई होता है जे, तो ये हो जाएगा 60 जे, ठीक है। फिर ये प्लस, और के क्रॉस जे क्या होता है माइनस आई, तो ये हो जाएगा -30 आई। तो ये है बी का एक्सप्रेशन, ठीक है ना। अब मैं इसे ज़रा मिटा दूँ, एक मिनट, एकदम आराम से आप देख के जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, एक मिनट, वी, हाँ अब मैं यहाँ वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ। तो इसमें जो वैल्यू आ रही है, ये जो वैल्यू हो गया हमारे पास दिस मच, तो ये आपका b का y कंपोनेंट होगा, क्योंकि ये j के साथ अटैच, तो b y जो है वो है 60/v, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो कंपोनेंट है माइनस साइन के साथ आई गया, तो ये तो जाहिर बात है कि x कंपोनेंट है, तो b का जो x कंपोनेंट आएगा वो आएगा -30/v। अब मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ बी एक्स और बी वाई दोनों दे रखा है, और सिर्फ मुझे ये चेक करना, बाकी तो आपका अंदर का जो एक्सप्रेशन है वो तो सेम ही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ कंपेयर करने जा रहा हूँ, तो बी वाई ज़रा देख लें क्या आता है, यहाँ पे ले लेता हूँ, फिर ये चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, बल्कि ठीक है रहने दीजिए। बी वाई पहले निकालता हूँ मैं, 60/v कितना आया है, देखो ये v का एक्सप्रेशन यहाँ दे रखा है, 15 × 10⁻⁷, तो ये 15 4 द 60 हो गया। तो बी वाई की वैल्यू आ रही है 4 × 10⁻⁷, यानी लेकिन यहाँ क्या देखा है 2 × 10⁻⁷, तो ये भी रॉन्ग है हमारा, तो सी और बी रॉन्ग होंगे। अब अगर ए के चेक करें, यहाँ पे ए में बी एक्स दे रखा है, बी एक्स की वैल्यू यहाँ है, तो चेक कर लेता हूँ बी एक्स कितना है, बी एक्स आपके पास है -30/v, v कितना है 15 × 10⁻⁷, सॉरी +7, तो 15 to the 30, तो ये वैल्यू आ रही है 2 × 10⁻⁷, विच इज़ करेक्ट। तो ये आपके पास, तो आंसर इसका क्या हो गया, ए एंड डी, जो यहाँ दे रखा था, दिस इज द आंसर, ए एंड डी, राइट। तो ये भी समझ में आ गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं। नेक्स्ट है इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, वी इलेक्ट्रिक करंट, ई परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट, परमिएबिलिटी म्यू नॉट, एंड स्पीड ऑफ लाइट c, दैट आर इवेंचुअली करेक्ट इक्वेशंस इज और आर। तो चलिए इसको भी चेक करते हैं हम लोग। इसमें कुछ शॉर्टकट्स हैं, कुछ रिलेशंस जो अगर आप याद रखोगे तो बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज़ परेशानी होगी। तो मैं वो रिलेशन यहाँ लिख दे रहा हूँ बेसिकली। एक रिलेशन तो आपको याद होगा, c = क्या होता है 1/√μ0ε0, यानी c² बराबर क्या होगा 1/μ0ε0, ठीक है ना। तो दिस इज कमिंग आउट टू बी, यानी μ0 ε0 c² = 1। तो एक वैल्यू तो ये याद रखना, ठीक है। और एक होता है इम्पीडेंस, जो होता है वो होता है √μ0/ε0, ठीक है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो कि r² जो होगा वो हो जाएगा μ0/ε0, ठीक है ना। तो इन अब से आई बराबर क्या होता है, एक होता है हम जानते हैं कि आई = होता है v/r। आप देखो इसको मैं ऐसे कर ले रहा हूँ, पहले i², क्योंकि i² का एक्सप्रेशन देखो यहाँ पे है पहले, i² क्या हो जाएगा v²/r², तो v², और r² क्या है, r² है μ0/ε0, क्लियर, r²। सो i² जो है वो आपके पास वैल्यू आ जाएगी आ ही गया यहाँ से सीधा आ गया, देखो μ0 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी μ0i² = ε0v², आ गया ना। तो पहला तो आ गया हमारे पास, सो दिस इज़ करेक्ट, है ना। देखो ये कुछ रिलेशन याद रखना, ये स्पीड ऑफ लाइट का रिलेशन है परमिएबिलिटी और परमिटिविटी के साथ, सिमिलरली इम्पीडेंस का रिलेशन है जिसको आप रेजिस्टेंस के तौर पे ले सकते हो, स्क्वायर करने भी है। तो ये दो इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आप बिल्कुल रट जाओ, अब याद रखो तो बहुत आसानी से बन जाएगा। तो एक रिलेशन तो ये आ गया,
अब एक चीज़ और देखता हूँ मैं, तो डी आ गया, ए आ गया हमारे पास। नेक्स्ट चेक करता हूँ मैं। ठीक, नेक्स्ट इज लिखता हूँ आई इज इक्वल टू क्या होता है, आई इज इक्वल टू क्या है, वी बाई आर। वी बाई आर है हमारे पास, और आर कितना है, आर है हमारे पास रूट म्यू नॉट बाई इप्सिलॉन नॉट। जिसको हम लिख सकते हैं, बल्कि एक काम करता हूँ मैं, यहाँ वी बाई आर है ना, तो मैं आर बाई आर से इसको कर सकता हूँ, ऊपर मल्टीप्लाई करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, नीचे आपके पास आर स्क्वायर आ गया और ऊपर आर है। मैं देखता हूँ क्या होता है। तो दिस इज़ वी बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना है, यहाँ से पुट कर दो म्यू नॉट, और यहाँ है एप्सिलॉन नॉट, है ना, आर स्क्वायर म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ जाएगा और यहाँ पे आर आ गया। अगर देखो इसको निकाल के देखो ये क्या चीज़ है, आर बाई म्यू नॉट क्या होता है। तो मैं चेक करता हूँ, आर आर क्या होता है, वन बाई सॉरी अंडर रूट म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो आर होता है, और डिवाइड बाई म्यू नॉट है। तो म्यू नॉट को जब मैं रूट के अंदर ले जाऊँगा तो यहाँ आ जाएगा म्यू नॉट स्क्वायर, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, एक म्यू नॉट से कैंसिल हो गया, तो क्या बचा ये वन बाई अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और ये सी के बराबर होगा। दैट मीन्स कि ये जो वैल्यू है ये सी के बराबर हो गया। तो दैट मीन्स दिस इज कमिंग आउट टू बी वी एप्सिलॉन नॉट सी। तो आई इज़ इक्वल टू वी एप्सिलॉन नॉट सी, ये है कि नहीं कहीं, ये इसमें आ गया। इसी तरह से आप और भी चेक कर सकते हैं। तो एक ये एक्सप्रेशन है, आप याद कर लो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी की रिलेशन हमने यहाँ लिखा रखा, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और चेक कर सकते हैं आप, यहाँ पे दे रखा है ए और सी इज़ द करेक्ट आंसर, तो ए और सी यहाँ पे करेक्ट आ गया। आप इन दोनों को भी चेक कर सकते हो, आप यहाँ चेक कर ही लो बल्कि कि ये गलत क्यों है, आप चेक कर लिए। तो देखो ज़रा क्या हो रहा है, आर होता है वी बाई आई, तो मैं आई को नीचे ला रहा हूँ, यानी एप्सिलॉन नॉट, और नीचे चला जाएगा ये म्यू नॉट, और ये हो जाएगा वी बाई आई, और वी बाई क्या होता है, आर होता है। तो आर की वैल्यू इतनी तो होती नहीं है ना, आर की वैल्यू क्या होता है, अंडर रूट म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये रॉन्ग है। तो ये चीज़ इसी तरह से आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, यहाँ आप दिखा दें कि आई बराबर एप्सिलॉन नॉट सी वी है, ये उल्टा उसने कर दिया, एप्सिलॉन नॉट वी बराबर म्यू नॉट सी आई, ये भी रॉन्ग है। आप चाहो तो अच्छी तरह कर सकते हो। यहाँ पे देखो मैं पुट कर रहा हूँ, लेफ्ट साइड में क्या है, म्यू नॉट, इसको भी देखो मैं गलत साबित कर रहा हूँ, म्यू नॉट इंटू सी इंटू आई, और आई की वैल्यू यहाँ यह है एप्सिलॉन नॉट सी वी, राइट, और राइट साइड में एप्सिलॉन नॉट वी। एप्सिलॉन नॉट वी वी कैंसिल, तो यहाँ दिख रहा है कि म्यू नॉट बराबर सी, म्यू नॉट इंटू सी स्क्वायर बराबर वन, ये होता ही नहीं है, क्योंकि सी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, सी स्क्वायर होता है वन बाई म्यू नॉट, यहाँ एप्सिलॉन नॉट पे आना चाहिए, दिस इज रॉन्ग, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। क्लियर बिल्कुल, टी समझ में आ गया आपको। अब आइए नेक्स्ट, इसको देखते हैं क्या है, कैसे सॉल्व करते हैं। In electromagnetic theory, the electric and magnetic phenomena are related to each other. Therefore, the dimensions of electric and magnetic quantities must also be related to each other. ठीक है, in the question below, E and B stand for dimensions of electric and magnetic fields, respectively, where E naught, epsilon naught, and mu naught stand for dimensions of the permittivity in anyways. ये सारी चीज़ें मालूम है, L and T are dimensions of length and time. All the quantities are given in SI units. तो ठीक है, अब यहाँ से मुझे निकालना है, पहला मैं चेक करता हूँ कि सही है कि नहीं। तो लेट्स सी, ई बराबर होता है कि हम लोग जानते हैं, ई बराबर होता है, वेक्टर फॉर्म में आपको याद होगा, ई बराबर होता है, मैं यहाँ लिखा दे रहा हूँ, ई इज इक्वल टू, हम लोगों ने पढ़ा था पहले क्वेश्चन जो आज हमने सॉल्व किया है, तो सी क्रॉस बी होता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज देखो तो ये वैल्यू हो जाएगी सी इंटू बी। तो ई बराबर मैं लिखूँगा सी इंटू बी, तो इसमें बी तो आ गया, और सी चूँकि स्पीड है तो ये वैल्यू आनी चाहिए बी इंटू एल टी माइनस वन, जो कि यहाँ नहीं है, ये रॉन्ग हो गया। ठीक है, ई बराबर बी, हाँ बी है, और एल माइनस वन टी कर दिया, इसने उल्टा कर दिया, तो ये भी रॉन्ग है। ई बराबर है बी एल टी माइनस वन, बी एल टी माइनस, ये सही है, और ई बराबर एल माइनस वन, ये भी रॉन्ग हो गया। ठीक है, यानी कि सही, सबसे आसान क्वेश्चन था ये। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट है आपका, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमेना रिलेटेड टू ईच अदर, देयरफॉर द डायमेंशंस ऑफ दिस
स्टैंड फॉर डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड्स, म्यू नॉट डिफरेंट हम लोग जानते ही हैं, एल एंड टी आर डायमेंशन ऑफ लेंथ एंड टाइम, ऑल दी क्वांटिटीज आर गिवन इन एसआई यूनिट्स, द रिलेशन बिटवीन एप्सिलॉन नॉट एंड म्यू नॉट इज। तो ये भी बहुत आसान है, चेक कर लेते हैं, मतलब नहीं हम लोग जानते हैं कि सी जो होता है, बल्कि हाँ ये मैंने पढ़ा था ना अभी जस्ट कुछ थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में, कि सी इज इक्वल टू क्या होता है 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। इसको अगर मैं सी स्क्वायर कर दूंगा तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट, ये होता है। तो यहाँ पे म्यू नॉट अलग कर लो, तो म्यू नॉट जो होगा वो हो जाएगा, म्यू नॉट अगर इधर आ गया ये हो जाएगा 1/ε0 इंटू 1/c², ये है ना, म्यू नॉट इधर गया और सी स्क्वायर नीचे है, एप्सिलॉन नॉट तो पहले से नीचे है। तो म्यू नॉट का जो डायमेंशन होगा, मैं अगर म्यू नॉट के डायमेंशन की बात करूँ तो ये एप्सिलॉन नॉट का हो जाएगा -1, होगा नहीं, और ये सी स्क्वायर नीचे है, सी होता है LT-1। अभी इन्होंने पढ़ा कि सी का जो डायमेंशन होता है वो LT-1, राइट। तो सी स्क्वायर क्या हो जाएगा L2T-2, लेकिन वो नीचे है, तो नीचे है ये 1/L2T-2। जब ये ऊपर जाएगा दिस इज वैल्यू कितना आ जाएगा आपका L-2 एंड T2। अब आप एक्सप्रेशन ढूंढ लो कौन सा है इससे मिलता जुलता, जो है वही सही है। एप्सिलॉन नॉट -1 यहाँ है, L का पावर -2 होना चाहिए, एप्सिलॉन नॉट -1 यहाँ भी है, L का पावर -2 आ रहा वो यहाँ पे है, और T का पावर 2 आ रहा यहाँ है, तो यानी D इज करेक्ट। ये भी सब रॉन्ग, ठीक है ना, ये सब रॉन्ग हो गया क्योंकि एप्सिलॉन नॉट -1 यहाँ नहीं है जो, तो दिस इज आंसर D इज करेक्ट। क्लियर बिल्कुल। मैं इसलिए पहले सॉल्व कर रहा हूँ तब आंसर देख रहा हूँ। अब आइए नेक्स्ट, ये देख लीजिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है कि अ पल्स ऑफ लाइट ऑफ ड्यूरेशन 100 नैनोसेकेंड, यानी ये है 100 नैनोसेकेंड, आप इसको लिख सकते हैं 100 इंटू 10⁻⁻9 से। क्लियर है। इज एब्जॉर्ब्ड कम्प्लीटली बाई अ स्मॉल ऑब्जेक्ट इनिशियली एट रेस्ट। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट होगा, ये कंप्लीट एब्जॉर्प्शन है, ठीक है। पावर ऑफ द पल्स इज 30 मिली वाट 10⁻³ वाट। या मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये प्रोसेस फेनोमेना कैसा हो रहा है, ये कंप्लीट एब्जॉर्प्शन का फेनोमेना। एक कंप्लीट रिफ्लेक्शन का भी होता है, टोटल रिफ्लेक्शन, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना, रिलेशन अलग अलग है। एंड द स्पीड ऑफ लाइट इज दिस, तो सी दे रखा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, राइट। द फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज, तो अब एक चीज़ मैं लिखा दे रहा हूँ, पढ़ा होगा आप लोगों ने, फॉर्मूला याद ही होगा, P = E/c होता है मोमेंटम। ये कब होता है, फॉर कंप्लीट एब्जॉर्प्शन, फॉर कंप्लीट एब्जॉर्प्शन वाले केस में ये होगा, ठीक है ना। और अगर कंप्लीट टोटल रिफ्लेक्शन होता है 100% रिफ्लेक्शन, जिसको आप इलास्टिक कोलिजन में जैसे होता है ना, कंप्लीट रिफ्लेक्शन सेम स्पीड से वापस आना, तो उस केस में ये वैल्यू आती है चेंज इन मोमेंटम जो होगा, विच इज इक्वल टू 2E/c। तो इसमें वही पूछेगा द फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट इनिशियल, ये डेल्टा पी कह सकते हैं आप इसको, ऐसे है ना, डेल्टा पी। तो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट, और ये एनर्जी है ना लाइट की, और एनर्जी का पावर के साथ क्या रिलेशन है, पावर होता है एनर्जी बाई टाइम, तो ई जो हो जाएगा यहाँ हो जाएगा पावर इनटू टाइम। क्लियर। अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, इनमें दोनों में कौन सा यूज़ करना होगा, परफेक्ट कंप्लीट एब्जॉर्प्शन के लिए ये वाला है, और कंप्लीट रिफ्लेक्शन के लिए वाला, ठीक है। तो मैं ये वाला इक्वेशन यूज़ करने जा रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, यहाँ कंप्लीट एब्जॉर्प्शन की बात हुई है ना, कब एब्जॉर्ब कम्प्लीटली। तो लेट्स सी डेल्टा पी फाइनल मोमेंटम आ जाएगा, क्योंकि इनिशियली तो रेस्ट में था, देखिए वही रखा है, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम हुआ, इनिशियली इट इज एट रेस्ट, तो फाइनल मोमेंटम इज कमिंग आउट टू बी, ई की जगह मैं पुट करूँगा PT, तो दिस इज PT/c। P कितना है, P आपको दे रखा है 30 × 10⁻³ वाट, ठीक है। टाइम कितना दे रखा है 100 नैनोसेकेंड -9, और डिवाइड बाई c कितना है 3 × 10⁸। क्लियर बिल्कुल। तो अब देखो 2 0 और 1 0 ये वाला मिल करके 10⁻³ हो गया, और ये 10⁻³ ये तो कैंसिल हो गया ऐसी, फिर ये 3 और ये 3 भी कैंसिल,
ऊपर बचा है 10⁻⁹ और ये है 8, ऊपर जाके -8 हो जाए तो ये हो जाएगा 10⁻17। तो डेल्टा पी की जो वैल्यू आ रही है कमिंग आउट टू बी 1.0 इंटू 10⁻17। कोई वैल्यू है कि नहीं, 1.0 इंटू 10⁻17 किलोग्राम मीटर पर सेकंड उसका यूनिट होता है। सो ये था आपका कुछ क्वेश्चंस थे एरोमेटिक वेव्स पे। तो मुझे लगता है कि आप इसे रिवाइज़ कर लें, खुद से पहले बनाने की कोशिश करें हर क्वेश्चंस को, नहीं हो तो आप इसे सॉल्व करें। अगर हेल्पफुल लगा हो वीडियो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे लोगों तक पहुंचाएं इसे। ठीक है, थैंक यू सो मच।